हम सब इस वक्त कोरोना की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और कोरोना महामारी का असर न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा, बल्कि इससे लोगों की मानसिक सेहत पर भी नकारात्मक असर पड़ा। लंबे वक्त तक क्वारंटीन रहना, कोरोना से अपने परिजनों का खोने का दुख, कई लोगों की नौकरी जाना, आमदनी में कमी होना, कहीं न कहीं भविष्य का डर बना हुआ है। आज के इस नकारात्मक भरे माहौल में हमारी मानसिक सेहत पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आज इस इंटरव्यू सेशन में हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसे पहलू हैं, क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जिन्हें जानकर हम अपनी मानसिक सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं। इस इंटरव्यू चर्चा में हम सभी के साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर दिव्येश परनवाल, एमडी न्यूरो साइकेट्री, करंटली वर्किंग इन बीपीएमएस हॉस्पिटल बहराइच। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका स्टडी आईक्यू पे। Thank you, Devanshi, and a lot of thanks to Study IQ Forum for giving this opportunity to connect with the students. मैं इस स्थिति को समझना चाहती हूँ। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अगर एक अध्ययन की माने जो कि 2017 का था, 14% लोग मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित थे। लेकिन आज की बात करें तो कोरोना के बाद इस आंकड़ों में एक उछाल सा आया है। सर, क्या स्थिति आज भारत में बनी हुई है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर? एक जनरल अगर हम लोग बात करें दिव्यांशी जी, if you make a general statement, then approx 22% population is suffering from some depression and anxiety disorder out of the 100% population. And it's a real fact कि अभी after COVID जो ये incidences हैं ये बहुत तेजी से एग्रीवेट किए हैं and उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं because of mental issues, because of their job activities, because of their study activities and अभी जो करंट सिनेरियो देखा जा रहा है दैट अप्रॉक्स 58% ऑफ पॉपुलेशन जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं या हु आर सफरिंग फ्रॉम कोविड so approx 58% population is currently has been noticed to be suffering from some kinds of mental disorders that can be of either depression or can be of anxiety disorders or can be of post-traumatic stress disorders, and that the incidences is also of mental disorders are also increasing in the children and old age persons are also. So that scenario was previously, which was approx 20, 25 or 30% has been raised up to the 50 to 60% current scenario. सर, पोस्ट कोविड की बात करें तो कई सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो फिजिकली दिख रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू जैसे हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, कोई अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो आप इस विषय पे क्या बताना चाहेंगे? दिव्यांशी जी, अगर बात करें मेंटल हेल्थ के बारे में तो ये एक ऐसा पहलू है जो हमेशा से ही सोसाइटी में थोड़ा निग्लेक्टेड सा रहता है या जिसको लेकर के बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनको मोल्ड करके पब्लिक के सामने रखा जाता है या मोस्ट ऑफ द पब्लिक या मोस्ट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट दे आर सफरिंग सम काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज। और कोविड की बात जहाँ तक हम लोग करते हैं तो कोविड में कई सारी ऐसी चीजें हुई जैसे लोगों का क्वारंटीन होना, लोगों का वर्क फ्रॉम होने की वजह से घर में या फैमिली में जो इश्यूज हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लोगों की स्टडीज इम्पेयर्ड हो रही हैं, लोगों की जो आउटडोर एक्टिविटीज थी वो लोगों की नहीं हो पा रही हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो सोशल एक्टिविटीज होती थी, गैदरिंग्स होती थी जिसमें लोग अपने अंदर का जो अनकॉन्शियस लेवल पे या लोगों की जो सबकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस हुआ करता था उसको रिलीज कर लेते थे दोस्तों के साथ में या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में, वो चीजें थोड़ी सी अब कम हो पा रही हैं लोगों की। तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों में एग्रेशन, लोगों में एंजाइटी, लोगों में स्ट्रेस का लेवल तो कंटिन्यूसली रेस कर ही रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। और जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों की स्टडीज भी बोलती हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होते हैं या जिसको हम लोग पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ये कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम तक इवन अप टू द 5 to 6 years तक दे कैन परसिस्ट। और ये केवल हमारे मेंटल हेल्थ को केवल ऐसा फिजिकल इम्पेयरमेंट ही नहीं करती, ये हमारी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, हमारे फिजिकल एस्पेक्ट को, इवन हमारे कॉग्निटिव एस्पेक्ट को भी बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं। और जिसके कॉन्सिक्वेंस में अगर आप बात करें, अगर आप साइकोलॉजिकल डोमेन में बात करते हैं तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन, इट कैन लीड टू एज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, जैसे किसी की फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो और उसका वजह से वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है, तो एक्यूट रिएक्शंस भी इससे देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसी तरीके से जो फिजिकल इम्पेयरमेंट हो रहे हैं लोगों को, जैसे बिकॉज ऑफ कोविड
अगर हम लोग बात करें तो लंग में जो फाइब्रोसिस वगैरह हो रही है, उसके कॉन्सिक्वेंस लॉन्ग टर्म सीक्वली में देखने को मिलेंगे। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो कॉग्निशन हमारा है, हमारा जो सोचने समझने का जो एक डोमेन है, इट्स ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें तो हमारा जब हम क्वारंटीन पीरियड में होते हैं तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है 24 आवर्स का जो साइकिल हम लोग बात करते हैं, वो थोड़ा सा इम्पेयर्ड होता है। रीजन वी डोंट हैव एनी प्रॉपर शेड्यूल। हम कब सोते हैं कब जागते हैं इसका कोई शेड्यूल नहीं होता ड्यूरिंग द क्वारंटीन पीरियड। तो वो उस समय भी इम्पेयर होता है एंड दे हैव सम लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, और कभी कभी ये कॉन्सिक्वेंस अप टू द 5 से 6 ईयर्स तक परसिस्ट कर सकते हैं, जो हमारी हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्पेयर करता है। थैंक यू। सर, आपने पोस्ट कोविड के बारे में कई सारे पहलुओं के बारे में बताया। अब जिनको कोरोना का संक्रमण हो रखा है या जिनके घर में कोरोना से किसी की मौत हो गई है और जो अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, उन पर भी कहीं न कहीं मानसिक सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। क्या ऐसे सिम्पटम्स हैं जो इशारा कर रहे हैं कि मानसिक सेहत अब बिगड़ रही है? अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली यहाँ पे मैं दो चीजें दिव्यांशी जी बताना चाहूंगा। द फर्स्ट वन की व्हाट इज मेंटल हेल्थ, एक्चुअली ये होती क्या है, एंड व्हाट इज मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर्स आर नथिंग, दे आर जस्ट द एग्रीवेटेड फॉर्म और द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ आवर नॉर्मल बिहेवियर। जैसे मैं आपसे बात करूं या मैं आपके थ्रू स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि कुछ नॉर्मल इमोशंस हैं जो हम सबके अंदर होते हैं। जैसे किसी अच्छी चीज पे हमारा स्माइल करना, हमारा खुश होना, किसी चीज को देख करके हमारा, बुरी चीज को देख करके हमारा सैड होना। जैसे एग्जाम्स में मार्क्स हमारे अच्छे नहीं है, वी आर गेटिंग सैड, वी आर गेटिंग अपसेट। किसी ने हमारे साथ में कोई चीट किया, वी बिकम एंगर और वी शो हेटर्डनेस टुवर्ड द पर्सन। किसी चीज को लेकर के हमारे अंदर सस्पिशन पैदा होना कि दैट समथिंग इज गेटिंग रॉन्ग विद मी और समथिंग समवन इज डूइंग रॉन्ग विद मी। तो ये ऐसे नॉर्मल इमोशंस हैं जो हम सबके साथ में होते हैं और इट्स नॉर्मल। बट जब ये चीजें इंटेंसिटी वाइज रेज करने लगती हैं, बिकॉज ऑफ दैट हमारी नॉर्मल लाइफ इंपेयर्ड होने लगती है, और बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो हमसे रिलेटेड फैमिली लाइफ है वो इंपेयर्ड होने लगती है, बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो सोशल नेटवर्किंग है, जो हमारी सोशल वर्किंग है वो इंपेयर्ड होने लगती है, देन वी काउंट इट एज अ मेंटल डिसऑर्डर। So mental disorders are nothing, it's just the aggravated form of our normal behavior। सबसे पहली बात। दूसरी बात जो आपने दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं या क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन फॉर अ मोमेंट। अगर किसी की मेंटल सेहत पर असर पड़ रहा है तो क्या-क्या लक्षण उन्हें दिख सकते हैं? फाइन। सो जस्ट द नॉर्मल, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्मल, दैट जो नॉर्मल हमारा ह्यूमन बिहेवियर है जिसमें हम बहुत सारे सिम्टम्स देखते हैं, दे गेट एग्रीवेटेड इन द वर्सेंट फॉर्म, और वो फिर मेंटल डिसऑर्डर्स में आने लगते हैं। जैसे कि हमारा एक्सेसिव गुस्सा करना, हद से ज्यादा चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों पे जिन पे हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे हम अपने इमोशंस को रोक सकते हैं, उस पर कंट्रोल न कर पाने के बजाय हमें आउटबर्स्ट हो जाना, सामने वाले पर एकदम से बरस पड़ना। इसी तरीके से छोटी छोटी बात पे हमारा सैड हो जाना, क्राइम डिस्टर्ब होने लग जाना, अचानक बात करते करते आउटबर्स्ट स्माइलिंग देने लग जाना, अननेसेसरी किसी बात पर हंसने लगना, अपनी लाफ को कंट्रोल नहीं कर पाना, या फिर किसी को देख करके या किसी की बात को सुन करके एक्सेसिव सस्पिशियसनेस की फीलिंग अपने अंदर डेवलप करना, या छोटी सी भी कोई ऐसी चेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग कोविड के रेफरेंस में बात करें, बिकॉज आजकल वी आर सीइंग द पेशेंट कि थोड़ा सा भी किसी को हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या फिर किसी को कफ आना स्टार्ट हो जा रहा है, या फिर किसी को माइल्ड ग्रेड फीवर भी हो रहा है, जिसमें सिंपल एक पैरासीटामोल लेकर के आप अपने आप को वेल सेट कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू रश टू अ हॉस्पिटल, बिकॉज हॉस्पिटल में ऑलरेडी बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शन होते हैं जो शायद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन को सेकेंडरी इन्फेक्शन की ओर ले जा सकते हैं। तो माइनर सिम्टम्स को भी लोग इतना एग्रीवेट करके देखते हैं कि नाउ अब तो मेरे को लग रहा है आई एम गेटिंग टू बी सफर फ्रॉम कोविड। तो छोटे छोटे सिम्टम्स को या छोटे छोटे लक्षणों को लेकर के एकदम से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करना कि मेरे को बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, ये सारे लक्षण हैं जो हमें मेंटल प्रॉब्लम की ओर लेकर के जाते हैं, या जो भी इन चीज़ों से प्रॉब्लम से सफर करें उनके अंदर मोस्टली ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। सर, अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, आपने कई सारे सिम्पटम्स के बारे में बताया। जब एक इंसान ये सभी सिम्पटम्स को महसूस करने लगे, तो उसका पहला रिएक्शन, पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ओके, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, है ना दिगंशी जी। सबसे पहले क्या होता है
जैसे हम कभी अब किसी बात को लेकर के वी आर शोइंग एनी रिएक्शन, है ना? जैसे एक आइंस्टाइन का लॉ है दैट एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन, है ना? देयर इज अ रिएक्शन लॉ। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज रिप्लाई करते हैं किसी बात पे या कभी भी कोई रिएक्शन करते हैं तो इट्स ट्रूथफुल और नॉट, वी हैव टू जज इट। अगर हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है, यानी अगर इफ आवर इनसाइट इज इंटैक्ट दैट वी कैन मेक अ प्रॉपर जजमेंट दैट व्हाट वी आर डूइंग इन अ रिप्लाई इज appropriate, then it's sufficient. And if we don't have an insight that we are not able to judge that what we are doing in a reply is appropriate or not, ये दो सिचुएशन होती है। तो इफ यू आर फुल विद योर इनसाइट, अगर आपके अंदर ये कैपेबल है, आप इस चीज को समझ पाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग बोलने के बाद में रियलाइज करते हैं दैट हाँ हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया या हमने थोड़ा ज्यादा रिएक्शन शो कर दिया। एट दैट प्लेस यू हैव टू ऑब्जर्व योर सिम्टम्स, यू हैव टू ऑब्जर्व योर बिहेवियर एंड यू हैव टू ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ। सेकेंड पार्ट होता है व्हेन वी डोंट हैव अवर इनसाइट, जब हम अपनी इनसाइट लॉस कर चुके होते हैं या हम अपनी इनसाइट नहीं जानते हैं, तो वहां पे पार्ट क्या होता है, वहां पे रोल बढ़ जाता है हमारी सराउंडिंग्स का, हमारे फ्रेंड्स का, हमारे फैमिली मेंबर्स का, कि वो हमें इस चीज के लिए या इस बात पे थोड़ा सा नोटिस करवाएं या देन दे कैन गो फॉर सम मेडिकल हेल्प और किसी स्पेशलिस्ट को इसके लिए अप्रोच कर सकते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स में इस तरीके के आउटबर्स्ट रिएक्शन हो रहे हैं एंड ही इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इट, और वो इसको कंट्रोल कर पाने में कैपेबल नहीं हो पा रहा है। Yes. सर आपने बताया कि जैसे किसी को अगर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है तो वो अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात कर सकते हैं। कैसे हम्म। सेकंड पर्सन उनकी हेल्प कर सकता है जो डिप्रेशन में हो, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो? वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सिनेरियो, वेरी गुड क्वेश्चन। दिव्यांशु जी देखिए, दो चीजें होती हैं। हम किसी की भी हेल्प जब करते हैं तो वो दो एस्पेक्ट हो सकते हैं उस पार्ट से, आइदर द पर्सन इज नोइंग अस और ही इज नॉट नोइंग अस, है ना? तो अगर वो आपको जानता है, मतलब अगर आप वो इफ ही और शी इज योर फ्रेंड या वो आपकी फैमिली मेंबर है, आपका नोन पर्सन है, तो उस कंडीशन में हेल्प करना काफी इजी हो जाता है ना? दूसरी बात होती है कि इफ ही इज नॉट नोइंग यू, अगर वो आपको नहीं जानता है, इस कंडीशन में हेल्प करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज टिल द टाइम द पर्सन डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू एंड यू डोंट हैव अ वेरी गुड इमोशनल बॉन्डिंग विद दैट पर्सन, कोई भी आपसे हेल्प लेने को तैयार नहीं होगा और आप किसी की हेल्प करने भी जाओगे तो ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर हेल्प। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज होती है जो, और ये ऐसा नहीं कि ये केवल कोविड रिलेटेड चीजों में ही है, ये चीजें हर जगह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखने को मिलती है। व्हेन यू आर रेडी टू हेल्प समवन यू हैव टू मेक अ वेरी गुड इमोशनल बॉन्डिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, और बॉन्डिंग बनाने का सबसे आसान तरीका होता है यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। तो सबसे पहले अगर आप किसी को सीरियसली हेल्प करना चाहते हैं, यू हैव टू मेक अ स्ट्रॉन्ग यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उसकी बातें पहले ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि इस कोविड का जो पीरियड चल रहा है, इस पर्टिकुलर जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोगों के पास अपनी बातों को शेयर करने के लिए लोग नहीं है। हम जरूर फैमिली में रह रहे हैं, बट इवन यस वी ऑल आर लिविंग ऑन टू मच डिफरेंस, ऑन टू मच गैप। तो सबसे पहले अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, पहले उसकी बात सुनने की कोशिश करिए, बिकॉज क्या होता है व्हेन यू आर स्टार्ट लिसनिंग समवन, वो अपनी बहुत सारी अंदर के जो एग्रेशन है, अंदर की जो भड़ास जिसे हम लोग बोलते हैं, वो निकालता है। और जब उसे ये ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सीरियसली कंसर्निंग फॉर मी, देन ही इज रेडी टू गिव यू समथिंग एंड ही इज रेडी टू शेयर देयर फीलिंग्स विद यू। और फिर वो आपकी बताई बात सुनने को रेडी होता है, आपकी बताई बात से वो वर्क करने को एग्री होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप उसकी हेल्प कर कैसे सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग उसको एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर मेजर ऑप्ट करके आपके अंदर जो भी ये स्ट्रेस हो रहा है या जो आपने एंजाइटी हो रही है या जो डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं, उदासी वगैरह हो रहा है या आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एक्सरसाइज भी आप लोग को बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। एग्जाम टाइम में अक्सर हम लोग थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं या फिर हम लोग कोप अप नहीं कर पाते उस सिचुएशन से, तो फिर परेशान होते हैं। इसके लिए एक होती है प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं। फ्रॉम द हेड हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और अप टू द ग्रेड टू हम लोग इसको जाते हैं। ग्रेजुअली हम लोग अपनी सारी मसल्स को, बॉडी पार्ट्स को वन बाय वन विजुअलाइज करते हुए इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फोर्सफुली, और फिर इसको ग्रेजुअली रिलैक्स करते हैं। दिस इज प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। मतलब हम लोग फ्रॉम द हेड
सबसे पहले हम लोग फोरहेड को, फिर अपनी फेशियल मसल्स को, फिर अपनी नेक मसल्स को, फिर अपनी चेस्ट को, अपर आर्म्स को, फिर अपने एब्डोमेन और लोअर पार्ट्स को, फिर अपनी थाइस को और फिर लोअर लिम्ब के पार्ट्स को। इसको ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्ट करना फोर्सफुली और फिर ग्रेजुअली रिलैक्स करना। ऐसा करते हुए हम लोग फ्रॉम द हेड अप टू द ग्रेड को मूव करते हैं एंड इट गिव्स अ ग्रेट रिलैक्सेशन टू आवरसेल्फ जब भी हम कभी पैनिक की सिचुएशन में होते हैं। इसके अलावा कुछ और मेजर्स आप एडवाइस कर सकते हैं, जैसे कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ओपन एरिया, आपकी छत है, आपकी रूफ है, आपका बालकनी है जिसमें वॉकिंग वगैरह या जॉगिंग या फिर जंप वगैरह आप कर सकते हैं। कुछ एनारोबिक एक्सरसाइज भी हैं जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ आपके बेटर स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं लोगों के अलग अलग, जैसे डांसिंग है, म्यूजिक लिसनिंग है, ये आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो जो कोविड के बाद ऐसे मेंटल इश्यूज से सफर कर रहा हूँ उनके लिए। ऐसे कुछ तरीके आप आजमाकर आफ्टर बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन ट्राई टू हेल्प। यानी कि ऑल्दो लॉकडाउन चल रहा है बट आप अपनी थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज करते रहिए और समथिंग दैट कीप्स यू फ्रेश, बिल्कुल उसे इस समय करते रहना है, चाहे वो एरोबिक्स हो चाहे डांसिंग हो। एग्जैक्टली। सर आगे बढ़ते और बात करते हैं, अभी सब लॉकडाउन में है, फैमिली के साथ है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि मेंटल इश्यूज की जो उछाल आया है, जो आंकड़े हैं वो हैरान करने वाले हैं। वैलिड पॉइंट है आपका। और अभी जो हम लोग भी देख रहे हैं इस समय कि वास्तव में जैसे लोगों के अंदर और जो डेटा इस समय आ रहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका डेटा एकदम से सडनली बहुत हाइक आया है इसमें, और उसके पीछे वजह भी है। हम लोग पहले जब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, शायद इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक डोमेन होता है बच्चों का जो बच्चे होते हैं हु आर मेंटली रिटार्डेड, दैट ऑफ लो आईक्यू, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन के जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स ट्राई टू डू मच बेटर फॉर देम, बट 24 आवर्स का उनको पेरेंट्स के साथ में रह पाना कभी कभी उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने लग जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब उन पेरेंट्स को इन बच्चों के लिए कोई डे केयर शेल्टर मिल जाता है, दे फील वेरी गुड फॉर दैट, और उससे बच्चों का भी डेवलपमेंट अच्छा होता है बिकॉज दे गेट समथिंग न्यू टू अंडरस्टैंड, और उससे फैमिली को भी थोड़ी देर के लिए इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ वी आर रिलैक्स नाउ। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। फैमिली इस समय वी आर लिविंग टुगेदर, हम सब एक ही घर में रह रहे हैं और आउटडोर एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद हैं, और जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि लोग कभी जब जॉब पे बाहर जाते थे तो वो अपनी बाहर का जो स्ट्रेस है या बाहर की जो प्रॉब्लम है वो बाहर ही उसको रिलीज करके आते थे, या फिर अपने अंदर जो भी चीजें हैं उसको वो अपने किसी नियर डियर वन के साथ में किसी अदर फॉर्मेट में शेयर कर लेते थे। बट इस समय ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, फैमिली में आपस में डिस्प्यूट लोगों के बढ़ रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसकी वजह से लोगों के अंदर सब्सटेंस अब्यूज की टेंडेंसी है, अल्कोहल का है, स्मोकिंग का है, ये सारी चीज़ों का टेंडेंसी बढ़ रहा है। और ये चीज़ें जब घर में हो रही हैं तो इट्स क्रिएटिंग अ विशियस साइकिल, क्योंकि एक चीज़ दूसरी चीज़ को कोरिलेट करते हुए एग्रीवेट करवाती है, और इस वजह से प्रॉब्लम इस समय ज़्यादा हो रही है घर में लंबे समय तक रहते हुए। सेम थिंग बच्चों के साथ देखने को मिल रही है बिकॉज वो परमानेंट इस समय घर में ही है, उनकी सारी आउटडोर एक्टिविटीज बंद है, उनके सारे पार्क में घूमना जाना, खेलने के लिए जाना, ये सब कुछ बंद है। तो उनका मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स के साथ बीत रहा है, और चूंकि पेरेंट्स के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या किसी बात को लेकर के नोकझोंक हो रही है, इन चीजों का इंसिडेंस बच्चों के सामने होने की टेंडेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और बच्चे जब जो चीज देखते हैं उसी को वो लर्न करते हैं और वही अपना बिहेवियर बनाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली वन ऑन वन ऐड होते-होते एक दूसरे को इम्पैक्ट डाल रही हैं। ओके। सो ऑल्दो आपने पहले के क्वेश्चंस में बताया है क्या क्योर हो सकता है, किस तरीके से मेंटल एक्सरसाइज करनी है, फैमिली के साथ है, बट आप किसी को ऐसा फाइंड आउट करिए जो आपकी कंफर्ट जोन को पहचाने और आप उससे शेयर कर सकें। लेकिन स्पेसिफिकली हुँ, मैं हुँ। फैमिली डिस्प्यूट्स और डोमेस्टिक वायलेंस की बात करूं तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। अ, इस इस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं? कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूँ इसके लिए। जैसे अभी होता क्या है, जो स्पेशली मैं बात करूँ कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, इन्हीं के रेफरेंस से मैं बात करता हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं जॉब में हैं, कुछ लोग मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी बिलॉन्ग करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कुछ लोग अलग-अलग सेक्शन से हैं।
कुछ लोग की आउटडोर एक्टिविटी हो सकता है किसी न किसी जॉब के फॉर्मेट में कंटिन्यू भी हो, या कुछ लोग की आउटडोर एक्टिविटी हो सकता है बिल्कुल इस समय 24 आवर्स आप घर में ही हो, दोनों तरीके के पार्ट हो सकते हैं। मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का एग्जांपल लेकर के इस बात को बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कुछ एस्पिरेंट्स हैं, वो शायद अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे होंगे, तो बिकॉज ऑफ कोविड उनकी नाइट शिफ्ट भी हो रही है, उनकी मॉर्निंग शिफ्ट भी हो रही है, उनकी 24 आवर्स का रोटेशन बना हुआ है, कभी रिलैक्स मिलता है कभी नहीं मिलता है, इस तरीके की उनकी हेक्टिक शेड्यूलिंग बनी हुई है। ऐसे में होता क्या है कि जब आप जॉब से लौट करके घर पे आते हैं, एक तो पहला ही स्ट्रेस उन्हें है कि वो पता लगा 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, जो भी उनका शेड्यूल होता है एज पर देयर कन्वीनियंस, एज पर देयर हॉस्पिटल शेड्यूल, तो वो अपनी फैमिली से ऑलरेडी दूर है। उसके बाद जब वो लौट के घर पे आते हैं, तो फिर फैमिली वाले उनसे उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या वायरस का चल रहा है, कैसा हॉस्पिटल में हो रहा है, एंड दैट क्रिएटिंग नॉनसेंस फॉर देम, क्योंकि ऑलरेडी इतनी सडन डेथ और इतनी वर्सल सिचुएशन आज तक कभी किसी ने नहीं देखी। वी आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, और कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि क्या करके हम पेशेंट को बचा लें, क्या करके उसके साथ कुछ अच्छा कर दिया जाए, बट द पर्सन हु इज सीरियसली हैंडलिंग दिस सिचुएशन, उसके बाद जब वो घर आता है, अपनी फैमिली में वापस आता है, तो वो थोड़ा सा काम डाउन होना चाहता है, थोड़ा रिलैक्स चाहता है, बट फैमिली मेंबर्स वो फिर उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं जब कभी वो चाहे डिनर टेबल पे बैठे हों, चाहे वो इवनिंग हाई टी के लिए बैठे हों, तो उसके अंदर फिर उन चीज़ों को लेकर के एक और तरीके का एक एग्रेशन कह लीजिए, या एक तरीके का चिड़चिड़ापन कह लीजिए, उसके अंदर में इरिटेशन पैदा होती है कि मतलब यहाँ पर भी रिलैक्स नहीं। ये वो चीजें हैं जो अलग अलग फैमिली में अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। एक एग्जांपल मैंने केवल आपको मेडिकल फ्रेटर्निटी से कोरिलेट करके दिया है, और इसकी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस की बात आप कह लीजिए, या म्यूचुअल डिस्प्यूट की बात कर लीजिए, या म्यूचुअल वायलेंस की बात कर लीजिए, वो बढ़ रही है। अब इसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है कि एवरीबॉडी हैव सम स्पेस, है ना। हम सभी को आपस में साथ रहते हुए भी एक दूसरे के स्पेस का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। घर में कौन कितना कैसा है, इस चीज का ध्यान रखते हुए अगर हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो ये चीजें बहुत अच्छे से कंट्रोल करी जा सकती है, बिकॉज इससे बढ़िया टाइम फैमिली इसमें स्पेंड करने का नहीं मिल सकता। एक तरीके से अगर देखा जाए इस बात को, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आपस में कन्वर्सेशन बना करके रखें, दूसरे के स्पेस का प्रॉपर ध्यान रखें कि उसे किस बात से कंफर्ट मिलता है, कौन सी बात उसको जो है डिस्टर्ब करती है, इस चीज का ध्यान रखते हुए कन्वर्सेशन किया जाए। तीसरा, कभी कुछ चीजें हम लोग अपने एंटरटेनमेंट के हिसाब से, कभी कुछ चीजें सामने वाले के एंटरटेनमेंट के हिसाब से अगर हम मोल्ड कर लें, तो शायद चीजें बहुत ईजी हो जाती है, और फिर उन चीजों को एडप्ट करना और उन चीजों के साथ में मूव ऑन करना बहुत आसान हो जाता है। ये कुछ एक्टिविटीज हैं जिनको हम लोग फॉलो करके, या जिनको हम लोग ऑप्ट करके, ये फैमिली में होने वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। बहुत ही वैलिड पॉइंट सर आपने बताया कि ऑल्दो हम सभी फैमिली के साथ लॉक्ड इन हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप स्पेस दीजिए सभी को साथ रहते हुए। सर आगे चलते हैं और बात करते हैं, आपने बच्चों के बारे में मेंशन किया। आजकल लॉकडाउन के समय में बच्चे बाहर नहीं निकल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सभी चीज़ों का पालन वो भी कर रहे हैं। कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं है, एक अलग बिहेवियर पेरेंट्स महसूस कर रहे हैं। क्या किस तरीके से बच्चों को ट्रीटमेंट इस समय मिलना चाहिए उनके पेरेंट्स और उनके घर वालों की तरफ से? हम्म, एक बहुत अच्छा डोमेन आपने टच किया रिजल्ट जी। एक्चुअली क्या होता है कि कोविड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, तो वी आर टॉकिंग फॉर स्पेशली फॉर द यूथ एंड फॉर ओल्डर पर्सन। बच्चों का डोमेन ऐसा है, क्योंकि ये केस अभी तक बच्चों में देखे नहीं गए थे, तो ये बिल्कुल एक तरीके से निग्लेक्टेड सा डोमेन था कि क्या बच्चों में भी कोई परेशानी हो सकती है। और वैसे भी मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के हमारी जो इंडियन सोसाइटी, इंडियन सिनेरियोस में बच्चों में मेंटल प्रॉब्लम्स की तो बात पेरेंट्स कभी एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि बच्चों में भी कभी मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। जबकि जो इस समय का सिनेरियो चल रहा है, जो लाइफ स्टाइल चल रही है, न्यूक्लियर फैमिली जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो बच्चों में कई सारे इस तरीके की प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पहले से भी नोटिस है। उन्हें बिहेवियर इश्यूज होते हैं, उन्हें पाइका होता है, जो बच्चे अननेसेसरी आइटम्स खाते रहते हैं, मिट्टी वगैरह इस तरीके के। और जब बच्चे कभी स्ट्रेस में होते हैं, या बच्चे कभी
इस तरीके का, जैसे कभी किसी फादर ने स्कोल्ड कर दिया, मदर ने डांट दिया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो बच्चों में एबनॉर्मल कुछ फंक्शनल इश्यूज भी आते हैं। जैसे बच्चों में ब्रीदिंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है, वो लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं, या फिर एपिसोड्स होने लगते हैं कि बच्चे एकदम से बेहोश हो जाते हैं बात करते करते। वो कोई फिट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल एक फंक्शनल डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं डिसोशिएटिव डिसऑर्डर अपनी लैंग्वेज में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो बिहेवियर्स उनमें डेवलप होने लगते हैं। फिर पेरेंट्स उनके पीछे परेशान होते हैं कि ये क्या बच्चे में हो रहा है, किस तरीके के लक्षण आ रहे हैं। कोविड के रेफरेंस में बात करें अगर हम लोग, तो अभी कुछ जो सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से बच्चे मैक्सिमम घर में ही बंद हैं। पिछले 1.5 से 2 साल होने जा रहा है लगभग, बच्चों को स्कूल खुले ही थे फिर वापस से बंद हो गए। अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ वो सबसे बढ़िया टाइम निकालते थे, जिनके साथ वो सारी चीजें शेयर करते थे, उनसे मिल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और एक बात जो मैंने पहले भी कही कि जो पेरेंट्स के बीच में जो स्ट्रेस इश्यूज हुआ करते थे, जिससे कन्फ्रंट होना बच्चों का बहुत ही रेयर होता था, क्योंकि पेरेंट्स भी मोस्टली इन चीज़ों को ध्यान रखते थे कि बच्चों के सामने ये तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। पर क्योंकि 24 आवर्स तक बच्चे घर में ही हैं, कहीं जा नहीं रहे, तो उनके सामने भी ये इश्यूज कहीं ना कहीं इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों के सामने बिल्कुल आ रही है। बट इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि अब हम इसको कोप अप कैसे कर सकते हैं और हाउ वी कैन हैंडल इट, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक मेजर्स हैं, शायद वो लोगों के काम में आएंगे, जो मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। कि सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है दैट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू रीअश्योर योर चिल्ड्रन कि बेटा ये जो भी फेज है इट्स टेम्परेरी। कोविड परमानेंट रहने वाली फेज नहीं है। एज सुन एज द वैक्सीनेशन विल कवर अप द मास सोसाइटी, हम उतनी जल्दी से जल्दी सेफ होते चले जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितनी जल्दी हम अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते जाएंगे, हम अपनी चीज़ों के साथ इस बीमारी को समझते चले जाएंगे, उतनी जल्दी हम वापस अपनी नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है, जो नॉर्मल जो हमारा डे रूटीन था, उससे हम वापस आने के लिए कैपेबल इनफ हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से समझानी है, उनको रिएश्योर करना है दैट इट्स अ टेम्परेरी फेज, सो यू हैव टू कीप पेशेंस। दूसरा, बच्चों को ये बात समझाने का कोशिश करना है कि बेटा दिस इज द बेस्ट क्वालिटी टाइम जो आपको आपके पेरेंट्स के साथ, आपको आपकी फैमिली के साथ मिला है, जिसमें आपके दादा दादी हैं, आपके चाचा हैं, या जो भी वॉट एवर जो फैमिली में मेंबर्स हैं, क्योंकि इस तरह का टाइम दोबारा कभी नहीं मिलने वाला। तीसरा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बच्चों से बात करते हैं उतना ज्यादा उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो आपको पता लगता है, और उस हिसाब से आप उनकी एंजाइटी को रिलीज कर पाते हैं, उस हिसाब से आप उनके सामने एग्जाम्पल सेट करके उनकी प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर पाते हैं। अगला काम आप ये कर सकते हैं कि आप उनके फ्रेंड्स के साथ उनका कम्युनिकेशन मेंटेन करवा सकते हैं। इसके लिए आप डिजिटल मीडियम यूज कर सकते हैं, आइदर थ्रू द फोन और थ्रू द वीडियो कॉल, थ्रू व्हाट्सएप। उनके फ्रेंड्स के साथ बीच बीच में उनकी बातें करवाते रहें, क्योंकि बच्चे अपने, जैसे हम कभी अपने रिलेटिव से कभी बात करते हैं, अपने भाई बहन से बात करते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं, उसी तरह बच्चों की भी एक अलग दुनिया होती है। वो उसका वो दोस्त जिसके साथ वो क्लास में बैठता था, आता था, जाता था, पिछले 1 साल से वो उनके साथ में नहीं मिला, तो उससे जब वो बात करता है तो बहुत सारी उसके इमोशंस रिलीज होते हैं और एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और सबसे लास्ट और सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें है कि बच्चों का घर में रहना, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही है, पढ़ाइयाँ तो हो रही हैं, लेकिन बच्चों का जो दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट है वो सारा का सारा ही डिस्टर्ब हो रखा है। तो ज़रूरी है कि यहाँ पे पेरेंट्स का रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो बच्चों के साथ मिल करके उनका एक प्रॉपर शेड्यूल करें, ताकि जिसमें केवल और केवल स्टडी ही नहीं आए, उसमें जैसे उनकी डांसिंग एक्टिविटी हो गया, उनके साथ इंडोर में आप कोई ग्रुप एक्टिविटी कर सकते हैं, आप इंडोर में उनके साथ कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको योगा वगैरह की मॉर्निंग एक्सरसाइज में आप अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, और ये सब बच्चों में बहुत सारी अच्छी बिहेवियर डेवलप करवाती है। और द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक अच्छा न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट जो बच्चों को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू। पेरेंट्स को एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखना है अपने बच्चों की तरफ, और एक हेल्दी डाइट दीजिए, वो बहुत जरूरी है इस समय। बच्चों के बाद सर हम युवा वर्ग की तरफ चलते हैं। आज के सिनेरियो में कई सारे एग्जामिनेशंस हैं जो पोस्टपोन हो रहे, कैंसिल हो रहे, तो इस समय करियर का बहुत टेंशन बना हुआ है सभी बच्चों में। पूरा करियर स्टेक है, कोई जॉब छोड़ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा। इस समय में वो कैसे स्ट्रांग रहे, अपने आप को मोटिवेटेड रखें अपनी प्रिपरेशंस के लिए? अ,
जिस डोमेन से हम लोग बात कर रहे हैं, जिस सेक्शन से हम लोग बात कर रहे हैं दिव्यांशु जी, उस सेक्शन के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जो क्वेश्चन आपने पूछा बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन का दौर एक ऐसा दौर होता है, जब तक हम लाइन के उस पार नहीं होते हैं तब तक कुछ भी चीजें डिसाइड नहीं हो पाती है ना। तब तक कुछ भी लाइफ ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक इम्बैलेंस ही बनी हुई है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका क्या वजूद है और ये क्या किस तरफ हमें लेकर के जाएगा। और वो सब कुछ डिसाइड होता है थ्रू ओवर एग्जाम। तो जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक हमारे हाथ में कोई एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर। कुछ टिप्स है जो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, बिकॉज ये एक फेज है जो निकल जाएगा, ये वक्त ही है और वक्त गुजर जाएगा। बट ये वक्त सिर्फ गुजर न जाए, इस वक्त का प्रॉपर यूज किया जाए और इसे एक पॉजिटिव वे देखते हुए आगे के लिए बढ़ा जाए। पर उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ चीजें अपने बिहेवियर में ऑप्ट करें। हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म की बात होती है। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा इसके बारे में आप लोगों से कि ये होते क्या हैं। जैसे एक लेमन की तरह अगर हम लोग बात करें सिंपल सीधी भाषा में, जब भी हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम डिसाइड करते हैं दैट आइदर वी हैव टू मेक एन आर्गुमेंट और नॉट। ये हमारा जो माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस या जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है that what defense mechanism we have to opt. Either we have to fight with that person or we don't have to fight that person. इसी तरीके से बहुत सारे तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में। कुछ मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म कहलाते हैं, कुछ इमेच्योर कहलाते हैं, कुछ इम्प्रॉपर होते हैं। तो कुछ मेच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है जो बहुत जरूरी है, अगर हम उनको ऑप्ट करें और उनके हिसाब से मूव ऑन करें तो शायद इस सिचुएशन से भी हम बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, बात है कि यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल। कभी भी कोई भी आपदा या कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इस बात पे बोलते हैं, वी हैव टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एन पैंडेमिक, इन दिस पैंडेमिक। तो आपको एक प्रोफेशनल की तरीके से बिहेव करना है। डोंट बी अ फूल। ये आपदा आई है तो ये चली भी जाएगी, बट आपके एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं, कैंसिल नहीं हो सकते। अब ये आज नहीं होंगे, 2 महीने बाद होंगे, बट ये होंगे जरूर। और वो 2 महीने बाद आपकी जो आज की प्रिपरेशन है वो नहीं रह जाएगी। तो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ इन अ रेगुलर रिदम। और हमेशा इस बात को याद रखते चलिए कि जो कार रेस में ड्राइवर होता है वो हमेशा आगे के टर्न के बारे में प्लान करके चलता है कि किस स्पीड के साथ उसको आगे टर्न लेना है। तो यू हैव टू बी द फर्स्ट। और जब तक आप फर्स्ट बना के अपने को रखेंगे तब तक आप रेस में सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज रेस में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं आपको पीछे हटाने के। सबसे पहली बात तो एक्सेप्ट इट एज अ चैलेंज, नॉट एज अ हिंड्रेंस। ये फेज है, वक्त है जो चला जाएगा, पर आपका इंपॉर्टेंट वक्त आगे आने वाला है। उस वक्त के लिए आप वेट मत करिए। आप जिस रिदम से लगे थे उसी रिदम से लगे रहिए। हर्डल्स आते और जाते रहते हैं। दूसरी सबसे जरूरी बात है जो आज का जो फेज चल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिविजुअल एक पर्सन का प्रॉब्लम नहीं है, इसे एज अ फैमिली प्रॉब्लम की तरह कंसिडर किया जा रहा है और करना भी चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर अटैच विद समवेयर। तो अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा सा डिसाइड करके चलेंगे तो आपको हर चीज करने में बहुत आसानी होगी। जैसे किसी के लिए उसकी प्रायोरिटी उसकी स्टडी हो सकती है, किसी के लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटस हो सकता है, किसी के लिए उसके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ हो सकता है। तो यू हैव टू डिसाइड एज पर योर कंसर्न कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है और उसके साथ में उनको ग्रेडिंग करिए, उसके साथ उसको कैटेगराइज करिए। और जब आप उस हिसाब से वर्क करेंगे तो ये आपको मेंटल प्रेशर भी कम करेगी और आपको एक प्रॉपर डिसीजन लेने में आगे बढ़ने में भी हेल्प करेगी। और ये बातें केवल कोविड के लिए नहीं है, ये बातें आप नॉर्मल लाइफ में कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने का जरूरत है, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। हम कभी नेगेटिव की बात नहीं करते एंड बट देयर इज ऑलवेज अ डार्कर साइड ऑफ अ मिरर। ये बात हम सबको मानते हुए चलनी चाहिए और वो डार्कर साइड भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मिरर में अपना फेस देखने के लिए जितना कि मिरर का शाइनिंग पार्ट होता है। इस बात का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यू हैव टू लर्न अ बिहेवियर टू से नो। ऐसी कोई भी चीज जो आपकी नॉर्मल ट्रैक को, आपकी नॉर्मल रूटीन को या आपकी नॉर्मल कैपेबिलिटीज में हिंड्रेंस करे, उसके लिए नो कहने की आदत डालिए। इससे दो चीजें होती है, एक तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है और दूसरा जो आपसे किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहा है और अगर आपने नो कह के
उसको मना किया है कि नहीं मैं अपनी एनर्जी अननेसेसरी यहाँ नहीं वेस्ट करता हूँ, वो आपकी ऑनेस्टी को भी कंसिडर करता है। आज नहीं तो कल वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। और ये इस पैंडेमिक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने आप को कॉम्पिटिशन में मेंटेन रखना चाह रहे हैं तो एक नो कहने की हैबिट जरूर डेवलप करिए उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अगला एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। गेटिंग प्लेजर बाय गिविंग प्लेजर, ये बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। जैसे अभी आज का डेट में क्या है, हमारे साथ के बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स होंगे, कलीग्स होंगे जिनकी जॉब चली गई है, हु आर ऑन द स्टेज, ठीक है, सब कुछ उनका डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है एंड यू कैन डू समथिंग फॉर देम, तो आप उनके लिए थोड़ा सा कुछ करके दीजिए, है ना। जैसे कभी किसी के लिए आपने फूड का अरेंजमेंट कर दिया। अक्सर आप देख रहे हैं इस समय लोग लंगर चला रहे हैं या फिर लोगों ने भंडारे खोल रखे हैं, या फिर आप किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी को किस इस तरीके का सपोर्ट करना जिससे कि उसको प्लेजर मिले। इट विल गिव यू सम प्लेजर और ये आपको वास्तव में थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी देगा, पॉजिटिव वाइब देगा। एक बहुत बढ़िया मूवी है, मैं अक्सर पसंद करता हूँ और अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करता हूँ और आप लोगों को भी बोलूंगा, आनंद एक मूवी थी राजेश खन्ना की प्रख्यात की, आप सभी देख सकते हो। उसमें बहुत अच्छे से इस एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर को आनंद कैरेक्टर के थ्रू दिखाया गया है। एक और मैकेनिज्म का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना। माइक टाइसन एक बहुत बढ़िया फाइटर हुआ करता था, आप सब उसके बारे में जानते होंगे। जब वो छोटा बच्चा था तो बहुत पिटाई उसकी स्कूल में हुआ करती थी और उसके फ्रेंड्स, उसके कलीग्स, उसके बैट्समैन जो हुआ करते थे उसे बहुत पीटते थे। और उस समय उसकी बॉडी बिल्ड ऐसी नहीं थी कि वो इस चीज को डिफेंड कर पाता या उस चीज का वो कोई रिवेंज ले पाता उन लोगों से। धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपनी स्टेमिना बढ़ाई, उसने एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया, वर्कआउट किया और वो ही बिकम द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। और माइक टायसन ने अपने इंटरव्यू में लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि जब वो इस तरीके की फाइट में उतरता था रिंग में फाइट करने के लिए, तो वो अपने ओपोनेंट से उन्हीं बच्चों को देखा करता था और वो अपना सारा रिवेंज वहां निकाल लेता था। तो दिस इज द पॉजिटिव वे टू चैनलाइज योर एनर्जी। और आप इस चीज को कर सकते हैं अपने आप को यहाँ पे कि जब इस तरीके का, क्योंकि अभी बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आए कि लोग मुंबई से, दिल्ली से, गुजरात से लौट करके वापस आ गए और तो यहाँ आकर के उन्होंने अपनी स्किल का यूज किया और पिछले 6-8 महीनों में उन्होंने एक अच्छा बिजनेस अपना छोटा सा ही सही इस्टेब्लिश कर लिया। वो रुके नहीं, थके नहीं, लेकिन उन्होंने अपना एक जो उनको डेली रूटीन के लिए, डेली वेजेस के लिए जो उनको एक्सपेंसेस चाहिए थे, उन्होंने उसका कोई ना कोई एक मिड वे निकाल लिया और सक्सेसफुली उन्होंने कोविड पीरियड को, पैंडेमिक को भी फॉलो कर लिया और निकाल लिया। और लास्ट में एक बात मैं और बोलूंगा कि एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारे लाइफ का जो है ह्यूमर, और इसे मेंटेन करके रखना चाहिए। देवानंद का एक बहुत बढ़िया गाना है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। और जब तक आप ये एटीट्यूड नहीं डेवलप करेंगे दैट लेट इट बी गो, हर चीज हमेशा आपके मन मुताबिक हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज में कुछ ना कुछ आपके मतलब का जरूर होता है, ये जरूरी बात है। मुन्ना भाई मूवी में जैसे प्रिंसिपल थे, उनके साथ ये ह्यूमर वाला कैरेक्टर हुआ करता था। तो ये चीज हमें डेवलप करने की जरूरत है कि हम किसी भी चीज से ऐसा पैनिक नहीं हो, बल्कि उसके अंदर हमारे मतलब का पॉजिटिव क्या है वो चीज देखें। तो शायद आज का जो यूथ है वो बहुत इजीली इस कंडीशन को टैकल कर लेगा और इस कंडीशन से बाहर निकल आएगा। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा कि देयर इज अ रिएक्शन विच इज नोन एज द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, जो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल की वजह से होती है। और इसको थोड़ा सा और आगे अगर मैं इसमें 2 वर्ड और जोड़ दूं, तो either we have to fight or we have to flight. This is our personal decision. But what we have to frame and how we have to frame it, you have to decide. बहुत ही अच्छी बात सर आपने कही कि ये समय है, इसको यूटिलाइज करिए। एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए, इस बात को ध्यान रखकर अगर अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि एग्जामिनेशन तो होना है। आप नहीं पढ़ रहे लेकिन कोई और तो पढ़ रहा है। Seriously. सर बात करें पेपर की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, टीवी चैनल्स की, तो एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए। बहुत नेगेटिविटी है। क्या एडवाइस है कि जो भी लोग हैं उनको दूर रहना चाहिए नेगेटिविटी से बचने के लिए? दिव्यांशु जी देखिए, 2 बातें होती हैं। अगर आप कभी चीज को नोटिस करेंगे तो जितनी भी टीवी, हर घर में लगभग टेलीविजन होता है,
है ना? और टीवी को सबसे बड़ा इडियट बॉक्स बोला जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम टाइम कंज्यूम करता है, या बोलेंगे मैक्सिमम टाइम हमारा वेस्ट करवाता है। आज के सिनेरियो में अगर हम लोग बात करें सोशल मीडिया की, तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करते हैं, उस चीज़ को विजुअलाइज़ कैसे करते हैं, उस चीज़ को परसीव कैसे करते हैं। वही एक बुक पढ़ करके, वही एक नोट्स पढ़ के, उसी एक क्लास को अटेंड करके कोई तो एग्ज़ाम में फर्स्ट सेकंड रैंक निकालता है, और वही बुक पढ़ के, वही नोट्स देख करके, उसी टीचर से क्लास लेकर के कोई पता लगता है कि एग्ज़ाम भी क्वालीफाई नहीं कर सकता। तो ये आपका अपना परसेप्शन है कि आप उस नोट्स को, आप उस टॉपिक को कैसे ग्रास्प करते हैं, सबसे पहली बात। तो ये डायरेक्टली ब्लेम करना कि सोशल मीडिया नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, या न्यूज़पेपर की वजह से, या टीवी का वजह से जो है नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, या लोगों में पैनिक सिचुएशन हो रही है, ये डायरेक्टली ब्लेम करना उतना ठीक नहीं है। रीज़न भी, अगर वो हमें ये न्यूज़ नहीं दिखाएँगे तो शायद उसकी वजह से हम इतने अवेयर भी नहीं होंगे कि हम ये सोशल डिस्टेंसिंग करना, मास्क का यूज़ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, या अभी जो सेकंड वेव आई थी उसमें लोगों को ये बताना कि अगर आपको सिम्पटम्स हो रहे हैं तो ये चीज़ें करिए, इस तरीके के सिम्पटम्स में घर से बाहर नहीं निकलिए। तो शायद, या ये जो हम आज आपसे बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें पॉसिबल भी नहीं हो पाती। तो बिल्कुल नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये हमारा परसेप्शन है, और ये हमारा किस तरीके से हम परसीव करते हैं, ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। जैसे अगर कोई कोविड से पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो उस समय या पोस्ट कोविड वाला जो पीरियड है, जिससे हम लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि एटलीस्ट 6 हफ्ते से 3 महीने तक आप अननेसेसरी स्ट्रेस दिमाग में नहीं डालिए, अननेसेसरी लोड मत लीजिए, एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी मत करिए। उस पीरियड में मैं ज़रूर लोगों को एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहिए। अननेसेसरी टीवी, अननेसेसरी का न्यूज़, ऐसी चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होने से फिर वो चीज़ें हमें थोड़ा-सा नेगेटिव फीडबैक की ओर लेकर के जाती है। तो कोशिश ये करना है कि हमें बार-बार टीवी चैनल देखना, बार-बार न्यूज़ देखना, ये चीज़ें थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। दिन में एक बार प्रॉपर न्यूज़ देख लिया गया, विल बी सफिशिएंट इनफ फॉर द डेली इन्फॉर्मेशन। ओके। सर, जैसे आपने बताया कि हर चीज़ का एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। आप किस तरीके से किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, इसलिए वाइसफुल रहिए। सर, पोस्ट कोविड पेशेंट्स की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि उनकी स्लीपिंग साइकिल्स काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन वो प्रॉपर सो नहीं रहे, बट वो फ्रेश फील कर रहे हैं। ये क्या सिम्पटम्स हैं? ये किस तरफ इशारा कर रही है? इसमें थोड़ा-सा मैं करेक्शन करूँगा दिव्यांशी जी, कि वो प्रॉपर सो नहीं रहे हैं इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, और वो रात में प्रॉपर सो नहीं रहे हैं इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट, है ना? और प्रॉब्लम जो आ रही है कि वो रात में प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। ये पार्ट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। स्लीप के बारे में मैं थोड़ा-सा 2-3 बातें बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ़ का, और स्पेशली जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो कल को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि स्लीप हम लोग सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं भी जब अपने कॉम्पिटिशन पीरियड में था तो यही होता था कि सोने के घंटे सबसे कम होने चाहिए, ताकि हम पढ़ाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ। जबकि होता इसका जस्ट रिवर्स है। जब तक आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, जब तक आप एक प्रॉपर अपने आप को न्यूट्रल होने के लिए, अपनी बॉडी को वापस री-एनर्जाइज़ होने के लिए टाइम नहीं देते हैं, तब तक नेक्स्ट डे आपकी परफॉर्मेंस हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ रहेगी। इसीलिए बोला जाता है एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर स्लीप लेके जाना चाहिए। अभी बात हम लोग कोविड के पेशेंट पे करें तो हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका स्लीपिंग पैटर्न ज़रूर डिस्टर्ब होता है, और उसके पीछे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट काफ़ी काफ़ी हद तक आपका आईसीयू है, या फिर आपका क्वारंटीन होना है, दोनों बातें हैं। क्योंकि जब आप क्वारंटीन होते हो, अगर आप बिकॉज़ ऑफ डिज़ीज़ क्वारंटीन हो, तो आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है। इन अ सिंगल रूम यू आर कन्फाइंड। अगर आप घर में भी होम क्वारंटीन हो, तो आप एक कमरे में बंद हो, उसी कमरे में आपका 24 घंटे निकलना है। फिर आप क्या सोओगे और क्या करोगे, नो वन नोज़। अगर आप हॉस्पिटल में आप हैं, और आप कोविड के सिम्पटम्स नहीं है, L1 लेवल हॉस्पिटल पे आप हैं, और 14-15 दिन रह कर के आप वहाँ से आ रहे हैं, तो भी आपका शेड्यूल एक ही बिस्तर पर और उसी के आस-पास की सराउंडिंग में घूमता रहता है। यू डोंट हैव अ प्रॉपर शेड्यूल कि दिन भर आप कुछ करते हैं। मेडिकेशन देने के लिए आपके पास स्टाफ आ जाता है, आपकी जो आपकी फूडिंग जो आइटम है वो आपको आपके बेड पे रिसीव करवा दिए जाते हैं, आपकी मेडिकेशन सही पहुँच जाती है, और दिन भर आप उसी बेड के इर्द-गिर्द ही आप घूमते रहते हो। तो आपका सब कुछ डिस्टर्ब होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्केडियन रिदम, जो 24 आवर्स का होता है, जिसमें स्लीपिंग अवेकनिंग का साइकिल सेट होता है, वो वास्तव में डिस्टर्ब हो जाता है, और आईसीयू में तो खास तौर से।
ये चीज़ें देखने को मिलती है और इसकी वजह से कभी-कभी लोगों में डिलीरियम वाली फीलिंग भी डेवलप होने लगती है। दे आर नॉट कैपेबल इनफ टू डिफरेंशिएट कि ये शाम का समय है कि सवेरे से धूप निकलने से पहले वाला समय है। अक्सर पेशेंट इस चीज़ में कन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब होता है और इसकी वजह से स्लीप वाला पार्ट भी डिस्टर्ब होता है। पर डिस्टर्ब होने का मतलब ये नहीं है कि वो चलता नहीं है। रिदम अपनी ऑटोमेटिक वॉच के हिसाब से वो चल रहा होता है, इसलिए वो पेशेंट रात के टाइम में जो कि नॉर्मल साइकिल है जब हमें सोना चाहिए उस समय अगर नहीं भी सोते हैं तो वो दिन में उस नींद को पूरा कर लेते हैं और इस वजह से जब वो उठते हैं तो दे आर फीलिंग वेरी फ्रेश। दूसरी बात, जो अभी वाला ये सेकंड वेव का जो वायरस देखा गया उसमें हम लोगों ने भी ये चीज फील करी कि वास्तव में एक प्रॉपर स्लीप लेकर के यू आर फीलिंग सो मच एनर्जेटिक। जैसे हम लोग भी कभी कभी जब दिन से आते थे, यूजुअली एक हैबिट होती है कि वी आर नॉट टेकिंग टू मच स्ट्रेस ड्यूरिंग द डे टाइम। हम लोग दिन में बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते, लेकिन ये जो सेकंड वेव आई इसमें वास्तव में ये चीज़ देखी गई कि दिन का 1 घंटे, आधे घंटे का, 2 घंटे का रेस्ट कर लेना मेक यू सो मच एनर्जेटिक ड्यूरिंग द इवनिंग राउंड आवर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पे रेस्ट कर लेने से आपके लंग्स की मसल्स को काफ़ी रिलैक्स मिल जा रहा है और वो अगले दिन के लिए या अगली शिफ्ट में वर्क करने के लिए यू आर फीलिंग सो मच बेटर। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि टेक रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट लेना ज़रूरी है और धीरे-धीरे शेड्यूल को आप वापस से रीशेड्यूल करते हुए इवनिंग आवर्स की यानी कि नाइट की तरफ लेकर के जाएँ। कि दिन में जागने की हैबिट डेवलप करेंगे तो रात में अपने आप प्रॉपर टाइम पे आपको स्लीप आना स्टार्ट हो जाएगी और ये 2-3 हफ्ते में शेड्यूल वापस से सेट हो जाता है। ओके। सर आपने ये बहुत डिलेमा क्लियर कर दिया क्योंकि ये काफी पैनिक बना हुआ था पोस्ट कोविड में कि दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, लेकिन रात को नहीं सोना, प्रॉपर सोना नहीं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। So we are towards the end of the session. हम आपसे कुछ concluding notes चाहते हैं, क्या आप टिप्स एंड सजेशंस देंगे सभी को कि कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखें और मोटिवेटेड रखें, ये समय है गुजर जाएगा। 2 बातें इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं या 2 जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आते रहते हैं, पर वो हर्डल्स ही होते हैं, वो कभी हमारे लिए ब्रेकर्स की तरह काम नहीं करते। वो बस हमें केवल एक स्टॉपेज देते हैं और वी हैव टू मूव ऑन। लाइफ में 2 फंडों पर हमेशा चलिए, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 1 बात, हर चीज़ टेक इन अ लेट इट बी गो फॉर्मेट। अगर कोई भी प्रॉब्लम कभी सामने आती है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ज़रूर है। अंतर ये होता है कि वो कभी हमें जल्दी मिल जाता है, कभी समय लेकर के मिलता है। बट अगर आप एक फाइटर की तरह उसके साथ लगे रहेंगे, यू विल गेट अ सॉल्यूशन। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती है, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट जो हमारे कभी मैं जाता हूँ सेशन लेने के लिए, तो मैं वहाँ भी बोलता हूँ या जो मेरे पेशेंट्स आते हैं जिनका मैं सेशन लेता हूँ, उन्हें भी मैं बताता हूँ कि बॉडी में 2 तरीके की रिएक्शंस होती है, आइदर फाइट रिएक्शन और फ्लाइट रिएक्शन। ठीक है? नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको फाइट करना है कि आपको फ्लाइट करना है। दोनों ऑप्शन आपके पास में है और बॉडी दोनों के लिए एग्री होती है। बॉडी कभी नहीं बोलती है कि आई एम रेडी टू बी अ फाइटर। बॉडी हमेशा ही बोलती है दैट आई एम रेडी टू फ्लाइट एंड आई एम रेडी टू फाइट। व्हाट यू आर चूजिंग, आई एम विद यू। और इसके बाद का व्हाट द फ्रेम यू हैव टू मेक एंड हाउ यू हैव टू बी टेलर, ये आपको डिसाइड करना है। सो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, बॉडी इज विद यू, एनवायरनमेंट इज विद यू और एक बहुत अच्छी बात है कि आप जिस चीज को दिल से चाहते हो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपके साथ लग जाती है। तो दिस इज द टाइम, जो समय है बीत जाएगा पर आपका एग्जाम बिल्कुल आएगा। डोंट वेस्ट द टाइम और लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही सक्सेस का मंत्र है। और लास्ट में मैं आप लोगों से बस केवल इतना ही शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपनी मेल आईडी आपके पोर्टल के थ्रू शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो या कोई पर्सनल क्वेरी हो तो आप उससे मेरे से बात कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर है 9695222669। इससे भी आप कभी चाहें तो यू कैन मेक अ कॉल फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी काउंसलिंग। ओके, थैंक यू। सर बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि हमारे हाथ में है फाइट या फिर फ्लाइट। समय है गुजर जाएगा, मोटिवेटेड रखिए। एग्जामिनेशंस तो आपके समय पे होंगे ही, पोस्टपोन है अभी लेकिन जरूर होंगे, इसलिए समय का सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दिव्येश परनवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तमाम पहलू हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत जरूरी है इस कोविड के समय में अपनी मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड वी विश यू ग्रेट हेल्थ।